हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल्पना चिंतन और तर्क के बारे में। ठीक है, यानी कल्पना क्या होती है, ठीक है, चिंतन क्या होता है, फिर देखिए फिर और समझेंगे हम तर्क यानी तर्क क्या होता है। इससे देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यानी ये देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जरूर जाता है। तो आपको इसको देखिए बहुत अच्छे से समझना है। और साथ ही साथ देखिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। क्योंकि जब आप साथ ही साथ लिखते चलेंगे तो देखिए आधा तो आपको लिखते ही वक्त क्लास के समाप्त होते ही आधा जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा एक बार आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आपका सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब नोट्स बना लेते हैं आप तो आगे चलकर देखिए आपको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। क्योंकि जब पेपर के दौरान आपको रिवीजन करना होगा तब ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक जाकर क्लास देखेंगे, इतना टाइम होता नहीं है। तब आपको यही काम आएगा कि आपने जो नोट्स बनाया होगा, क्योंकि जो आपने हाथों से अपने लिखा है वो आप बहुत जल्दी याद करते हैं और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि हम इतनी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आप एक बार में ये सारा कुछ आप याद कर लेंगे। और देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम पवन सीरीज या राजन सीरीज से पढ़ लेंगे तो देखिए उनसे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उसमें कठिन भाषा लिखी होती है और उसमें सारा कुछ दिया भी नहीं होता है। वो सीरीज पतली सी होती है, उसमें पूरा सिलेबस नहीं दिया होता है। बस इधर उधर के कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो दिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, क्वेश्चन अलग बदल कर भी आते हैं। तो अगर आप जब चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज अभी पढ़ा रहे हैं। आप जब एक बार चैप्टर वाइज सारा कुछ पढ़ लीजिए फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इसके बाद आप सीरीज से पढ़ सकते हैं। वो भी क्या, सीरीज से आप किस हिसाब से पढ़ना है, सीरीज से आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर कैसा होता है, ये सारी चीजें आप उससे समझ सकते हैं सीरीज से। और अगर आप सीरीज के सहारे रहेंगे तो सीरीज से बस ये होगा कि आप पास हो सकते हैं, लेकिन कहो कि अब स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा यानी परसेंटेज आपका अच्छा हो जाएगा तो ये नहीं कहा जा सकता। तो देखिए हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्लास या कोई भी सब्जेक्ट आपकी आपने अभी तैयारी नहीं की है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट से जाकर कोई वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो आप अभी से अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब भी आप देखिए परीक्षा तक आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कल्पना, यानी कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना ये मत सोच लेना कि किसी का नाम है कल्पना। ठीक है, कल्पना मतलब इमेजिनेशन। ठीक है, यानी ये 2022 में पूछा गया है और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कल्पना का अर्थ होता है मन में किसी वस्तु, दृश्य, घटना या स्थिति की ऐसी छवि बनाना जो वास्तव में उस समय सामने मौजूद ना हो या जो हकीकत में कभी हुई ना हो। इसे अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं। यानी कल्पना वो होती है जो हम देखिए जो वस्तु हमारे सामने ना भी हो हम उसके भी बारे में सोच सकते हैं या उसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ घर बैठे, जैसे घर बैठे आप ताजमहल के बारे में कल्पना कर सकते हैं, घर बैठे आप लाल किला के बारे में कल्पना कर सकते हैं, घर बैठे आप किसी भी देश और विदेश के बारे में कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषा आप समझते हैं। कल्पना हमारे मन की वह शक्ति है जिससे हम ऐसे विचार, चित्र या दुनिया बना सकते हैं जो वास्तविक ना होकर केवल सोच में होती है। ठीक है, तो ये तो रही परिभाषा। अब चलिए उदाहरण समझते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है, अगर आप सोचते हैं कि चांद पर एक बगीचा है तो वहां बच्चे खेल रहे हैं, तो यह क्या है, कल्पना है। तो देखिए आप कभी क्या है जब आप शाम के टाइम यानी रात में जब आप छत पर देखिए कभी आप लेटते होंगे तो देखिए कुछ देर जब आप चंद्रमा को देखिए तो ऐसा लगता है कि वहां चंद्रमा पर एक पेड़ लगा हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, उस चंद्रमा के बारे में कल्पना कर रहे हैं। अगला है देखिए कोई लेखक जब कहानी लिखता है, ठीक है, तो पहले वह अपने मन में पात्र, घटनाएं और दुनिया की कल्पना करता है। ठीक है, यानी जो लेखक है कहानी लिखने से पहले उनमें पात्रों की, ठीक है, और घटनाओं की दुनिया के बारे में क्या करता है, कल्पना करता है। ठीक है, चलिए समझते हैं रायबर्न के अनुसार कल्पना की परिभाषा। कल्पना हमारी प्रतिमाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। यह हमको अतीत के अनुभव को किसी ऐसी वस्तु की संरचना करने में सहायता देती है जिसका पहले कभी अस्तित्व ना था। ठीक है, अब देखिए मैकडूगल के अनुसार परिभाषा।
हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए कल्पना उत्पन्न करने वाले कारक, यानी कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे आप कल्पना करते हैं। ठीक है? तो पहला है देखिए अनुभव, जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस। हमारे जीवन के कुछ सॉरी हमारे जीवन के पिछले अनुभव कल्पनाओं की नींव बनाते हैं। ठीक है? यानी हमारे जीवन के जो पिछले अनुभव होते हैं उनके बारे में हम कल्पनाएँ करते हैं। जो कुछ हमने देखा, सुना या महसूस किया, वही हमारे दिमाग में नई कल्पनाओं का आधार बनता है। ठीक है? यानी हम जो पहले चीज़ें देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो हम उनके बारे में नई-नई कल्पनाएँ कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, बचपन में देखी गई नदी की सुंदरता को याद करके कोई कवि उस पर कविता की कल्पना कर सकता है। ठीक है? दूसरा देखिए जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। जब किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, तो मन उसकी कल्पना करने लगता है। ठीक है? तो उदाहरण देखिए, चांद पर जीवन कैसा होगा, यानी चंद्रमा पर जीवन कैसा होगा, यह जिज्ञासा कल्पना को जन्म देती है। ठीक है? यहाँ पर भी आप अगर यहाँ से सोच रहे हैं कि चंद्रमा पर जीवन कैसा है, वहाँ कैसे पानी है या नहीं है, तो आप इसके बारे में कैसे ये कल्पना ही तो कर रहे हैं। अगला है देखिए भावनाएँ। ये देखिए भावनाएँ जो हैं कल्पना को उत्पन्न करती हैं। पहला है देखिए प्रेम, डर, खुशी, दुःख जैसी भावनाएँ कल्पनाओं को गहराई देती हैं। ठीक है? यानी प्रेम है और डर है, खुशी, दुःख ये भी कल्पनाओं को जन्म देती हैं। तो उदाहरण समझिए, प्रेम में डूबा व्यक्ति अपने प्रिय की सुंदर कल्पना करता है। यानी जो भी व्यक्ति देखिए कभी जो अपने प्रेम यानी प्यार में पड़ा हुआ है, तो देखिए वो अपनी प्रेमिका को लेकर कल्पनाएँ करता रहता है। हर वक़्त वो उसी के बारे में सोचता रहता है। देखिए आपको एक बहुत हम ज़रूरी बात बता रहे हैं, डेलेट के दौरान आप देखिए इन सब चक्करों से बच कर रहिएगा, क्योंकि अगर आप देखिए प्यार-मोहब्बत के चक्कर में पड़ेंगे, तो डेलेट देखिए काफ़ी टफ है। अगर इसमें आप इधर-उधर के चक्कर में पड़ गए, तो आपका देखिए आपकी जितनी पढ़ाई है, सारी पढ़ाई आपकी बेकार जाएगी और आप तो बे आपकी बैक भी लग सकती है। तो अभी देखिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मेन टारगेट आपका देखिए डीएलएड एग्ज़ाम होना चाहिए, बस आप पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है देखिए अधूरी इच्छाएँ, यानी जो इच्छाएँ पूरी नहीं होती वे कल्पना के रूप में प्रकट होती हैं, ठीक है? उदाहरण गरीब बच्चा महल में रहने की कल्पना करता है, ठीक है? यानी देखिए जब इच्छाएँ कोई अधूरी रह जाती हैं, तो देखिए वो कल्पना का रूप ले लेती है। अगला है देखिए साहित्य, कला और मीडिया। तो साहित्य, कला और मीडिया, कहानियाँ, चित्र, फ़िल्में आदि हमारी कल्पना को उत्तेजित करने उत्तेजित करते हैं और नई दिशा देते हैं। यानी जो फ़िल्में होती हैं, चित्र होते हैं, कहानियाँ हैं, हमारी कल्पना को देखिए उत्तेजित करती हैं और नई दिशा देती हैं। जैसे देखिए उदाहरण, कोई फ़िल्म देखकर व्यक्ति एक नई दुनिया की कल्पना करने लगता है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है देखिए पर्यावरण। हमारे आसपास का वातावरण, लोग और समाज हमारी कल्पना शक्ति को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, लोग हैं और समाज है, जो ये कल्पना शक्ति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उदाहरण, गाँव में रहने वाला बच्चा शहर की कल्पना करता है। यानी जो लोग देखिए गाँव में रहते हैं, तो उनको लगता है कि शहर अच्छा है, ठीक है? वो शहर के बारे में सोचते हैं और जो शहर में रह रहे हैं, उनको शायद लगता होगा कि गाँव में अच्छा है। और देखिए हमें तो लगता है कि गाँव में ही ज़्यादा अच्छा है। गाँव में देखिए माहौल सब शांत रहता है, ठीक है? और यहाँ अच्छा भी लगता है। चलिए अब समझते हैं चिंतन, यानी चिंतन क्या है? 2022 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। यानी चिंतन का अर्थ होता है किसी विषय, समस्या या विचार पर गंभीरता से मनन करना, ठीक है? बार-बार विचार करना और उसका गहराई से विश्लेषण करना। इसे अंग्रेजी में थिंकिंग या रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है? यानी चिंतन क्या होता है? किसी समस्या या विचार के बारे में गंभीरता से मनन करना, ठीक है? मन के अंदर बार-बार सोचना। परिभाषा देखिए, जब हम किसी बात को सिर्फ सतही रूप से नहीं बल्कि ध्यान लगाकर समझदारी से और गहराई से सोचते हैं तो उसे चिंतन कहते हैं। ठीक है, ये तो रही चिंतन की परिभाषा। अब चलिए समझते हैं उदाहरण। यानी जब कोई छात्र यह सोचता है कि मैं कैसे बेहतर पढ़ाई करूं, तो वह चिंतन कर रहा है। ठीक है, यानी जब कोई छात्र अगर सोचे कि हम किस हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करें कि हमारा 90 प्लस स्कोर आए, ठीक है,
तो ये क्या है? ये आप एक चिंतन कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन का उद्देश्य, अच्छे बुरे कर्म या सत्य असत्य पर विचार करता है, तो वह दार्शनिक चिंतन कर रहा होता है। यानी क्या करता है? दार्शनिक चिंतन करता है। चलिए समझते हैं चिंतन के प्रकार। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। यानी सकारात्मक चिंतन, जिससे समाधान निकलता है, आशा और ऊर्जा मिलती है। ठीक है? जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक चिंतन। फिर एक होता है नेगेटिव चिंतन, यानी नेगेटिव थिंकिंग, या इसे कहते हैं नकारात्मक चिंतन, जो सिर्फ समस्याएं देखता है और निराश करता है। ठीक है? अगला है देखिए विश्लेषणात्मक चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग, जिसमें किसी चीज के हर पहलू को तर्क के साथ समझा जाता है। ठीक है? अगला देखिए दार्शनिक चिंतन क्या होता है? यानी जिसमें जीवन, आत्मा, ईश्वर, मृत्यु आदि पर विचार होता है, उसे हम कहते हैं दार्शनिक चिंतन। चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए तर्क क्या होता है? यानी तर्क का अर्थ 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तर्क चिंतन के आगे की स्थिति है। तर्क इस समय आरंभ होता है जब मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। ठीक है? वुडवर्थ तर्क को मानसिक अनुसंधान कहते हैं। यानी वुडवर्थ ने क्या कहा है? तर्क को मानसिक अनुसंधान कहा है। तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति के सामने किसी कठिन समस्या के आने पर वह उसके समाधान के लिए चिंतन और आरंभ कर देता है। ठीक है? यानी चिंतन क्या करता है? आरंभ कर देता है। विचार की यह प्रक्रिया ही तर्क कहलाती है। ठीक है? यानी विचार करने की जो ये प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। तो समझिए जब हम किसी बात को सोच समझकर कारणों के साथ सही या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उसे तर्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तर्क करना कहते हैं। अंग्रेजी में लॉजिक या रीजनिंग कहा जाता है। यानी तर्क को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉजिक या रीजनिंग। अगला है जी तर्क की विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तर्क की विशेषताएं लिखिए। यानी तर्क क्या है और तर्क की विशेषताएं बताइए। तो देखिए समस्या समाधान में देरी। ठीक है? तर्क उसी समय आरंभ होता है जब किसी समस्या के समाधान में देरी होती है। ठीक है? अर्थात समस्या का समाधान नहीं मिलता, समस्या के समाधान के लिए चिंतन करना पड़ता है। ठीक है? अगला है देखिए सूझ। तर्क प्रक्रिया की दूसरी विशेषता यह है कि समस्या के समाधान में सूझ का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे ही व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या आती है, वह चिंतन करना आरंभ कर देता है। तर्क करते करते अपनी सोच से वह समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है? यानी देखिए जो सूझ है, सूझ के द्वारा आप तर्क पर आ जाते हैं। चलिए अगला समझते हैं समस्या के समाधान का उद्देश्य। तर्क, यहाँ पर तार्क नहीं होगा, यहाँ है तर्क। यानी तर्क किसी समस्या के समाधान के उद्देश्य के औचित्य को प्रकट करता है। यदि किसी प्रयोजन के साथ समस्या का समाधान किया जाता है, तो तर्क की क्रियाशीलता ग्रह हो जाती है। ठीक है? यदि तर्क की क्रिया में प्रयोजन का अभाव है, तो तर्क की क्रिया क्रियाशील नहीं होती। ठीक है? तो अगला है देखिए तर्क के प्रकार। तर्क के कौन-कौन से प्रकार होते हैं समझिए। एक होता है देखिए आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा है निगमन तर्क, जिसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है? तो चलिए एक-एक करके इनको समझते हैं। इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। ठीक है? यानी इस तर्क में क्या होता है? व्यक्ति अपने जो अनुभव के द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। ठीक है? इसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है। इसमें देखिए कितने स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है? तो 3। ठीक है? निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। जैसे जब माँ घर लौटने पर बच्चों को रोता हुआ पाती है, ठीक है? यानी जब माँ घर लौटने पर बच्चों को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने का कारण की खोज करके, यानी तब उसके कारण की खोज करती है। इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वह भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार की विधि में हम इस सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? आगमन तर्क। कैसा है? इंडक्टिव रीजनिंग। अगला समझिए निगमन तर्क। ये क्या है? निगमन तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का
प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। ठीक है? यानी इस तर्क में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है दूसरे के अनुभव और विश्वास और सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। ठीक है? यानी सच्चाई का पता लगाता है। जैसे माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है, ठीक है? माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है, तो बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुँच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। तो देखिए निगमन तर्क में क्या होता है, जैसे देखिए माँ अपने बच्चे को रोता देखती है, तो इसमें क्या है देखिए जब माँ अपने बच्चे को रोता देखती है तो वो तुरंत निष्कर्ष पर पहुँच जाती है। ठीक है? उसे निष्कर्ष यानी उसके बारे में पता चल जाता है कि वो भूख के कारण रो रहा है, तो उसे देखिए दूध पिला देती है। ठीक है? तो इसमें देखिए जो तर्क है उसके बारे में वो तुरंत उसको पता चल जाता है कि देखिए बच्चा क्यों रो रहा है, क्या कारण है। तो ये क्या है निगमन तर्क। और जो देखिए आगमन तर्क होता है, तो इसमें देखिए जो समस्या होती है, तो देखिए पहले समस्या का पता लगाया जाता है, यानी उसका कारण पता लगाया जाता है, फिर समस्या का निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है? जैसे देखिए माँ ने बच्चे को रोते हुए देखा, जब माँ ने देखिए बच्चे को रोते हुए देखा तो उसने सोचा कि देखिए उसका क्या कारण है, यानी पहले उसने उसके बारे में निष्कर्ष निकाला कि बच्चा रो क्यों रहा है, फिर निष्कर्ष पर पहुँची। ठीक है? यानी जब निष्कर्ष पर पहुँची तो उसे पता चला कि वो भूख के कारण रो रहा है। तो देखिए इस विधि को हम क्या कहते हैं? आगमन तर्क कहते हैं। देखिए, जब भी आप किसी समस्या के बारे में चिंतन करते हैं, यानी जब भी आप किसी समस्या के बारे में चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते-करते देखिए आप तर्क पर आते हैं और तर्क करने के बाद यानी तर्क आने के बाद उस समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है? अब तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं इससे किस प्रकार के कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यानी कल्पना से आप क्या समझते हैं? एक तो क्वेश्चन या कल्पना का अर्थ बताइए या कल्पना की परिभाषा लिखिए, ठीक है? ये क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, चिंतन क्या है इसका अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है? चिंतन क्या है यानी चिंतन का अर्थ बताइए या फिर उसकी परिभाषा, ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और देखिए तीसरा है तर्क क्या है, यानी तर्क क्या होता है? तर्क की परिभाषा बताइए एवं विशेषताएँ लिखिए। हमें देखिए तर्क में तर्क की विशेषताएँ भी लिखनी है। तो देखिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं ये जो टॉपिक है आपके यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको देखिए साथ ही साथ इसको नोट्स कर लेना है क्योंकि जब आप नोट्स बनाएँगे तभी जाकर आगे आपको इससे मदद मिल पाएगी। नहीं तो देखिए अभी पेपर में काफ़ी टाइम है, ये जब तक पेपर आएगा ये सारा कुछ आप भूल चुके होंगे। क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं, आठों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर अभी से जब आप धीरे-धीरे पढ़ेंगे, तब जाकर कहीं एग्ज़ाम तक आप प्रिपेयर हो पाएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।